हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जर्नी टू सक्सेस में। दोस्तों, आज हम एनआरए और सीईटी क्या है इसके बारे में बात करेंगे और इसके लाभ और हानि यानी इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या है इसको भी डिस्कस करेंगे और बहुत ही इजी लैंग्वेज में डिस्कस करेंगे, यानी कहें हम तो इसको फ्लो डायग्राम से हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक और शेयर ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो अब हम लोग ज़्यादा समय न बर्बाद करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि ये जो एनआरए आया ये आखिर कब से हमारे शब्द जो एनआरए आया ये कहाँ से आया, क्या हुआ। तो इसके पहले सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हुआ क्या। 1 फरवरी 2020 को ये सबसे पहले एनआरए यानी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के बारे में बजट यानी कि कहें कि जो बजट पेश हुआ था 1 फरवरी 2020 को, उसमें इसके बारे में बात कही गई। क्या कही गई कि जो एनआरए होगा हमारा यानी जो हमारी नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी होगी वो क्या करेगी, वो एक कॉमन एग्जाम कराएगी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट सेट कराएगी, सीईटी कराएगी। अब बात होती है कि ये सीईटी एग्जाम यानी जो कराने वाली है, जो एनआरए एग्जाम कराएगी हमारी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की, वो है क्या, तो उसको देखते हैं। तो वो क्या है, वो जो हम अभी तक एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी ये सारे और भी बहुत सारे एग्जाम्स देते थे, तो वो सब अलग अलग होता था, अलग अलग एजेंसियां कराती थी। जैसे एसएससी के जितने एग्जाम्स होते थे वो एसएससी कराती थी, बैंक के जितने एग्जाम्स होते थे वो आईबीपीएस कराती थी, और जो रेलवे के जितने एग्जाम्स होते थे वो आपके रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कराती थी यानी रेलवे भर्ती बोर्ड कराती थी। तो अब क्या किया गया, इसके लिए एनआरए यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी लाई गई है, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी, जो क्या करेगी, अभी तो सिर्फ इन तीनों को ही इंक्लूड किया गया है कि इन तीनों के लिए ही सीईटी लाया गया है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लाया गया है, वो इन तीनों के लिए कॉमन एग्जाम कराएगी। धीरे धीरे करके और भी एग्जाम्स को ऐड करने की इसमें बात हो रही है, लेकिन क्या ये अभी से शुरू हो जाएगा? क्या ऐसा तो नहीं कि अभी जो फॉर्म लोगों ने भरा वो बर्बाद हो जाएगा, पैसे उनके बर्बाद हो जाएंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। इन कब से लागू होगा, तो ये 2021 से लागू होगा। कब से? 2021 से। फिर जितने भी फॉर्म आएंगे, मतलब जितने भी आप जैसे एसएससी, आईबीपीएस, आरआरबी ये सारे एग्जाम आप देने के लिए सबसे पहले आपको सीईटी क्वालिफाई करना होगा यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट देना होगा। क्या ये कितने बार होगा ये भी तो आपके दिमाग में आता होगा। तो हाँ, ये साल में 2 बार होगा। कितने बार होगा? साल में 2 बार होगा। एनआरए इसे साल में 2 बार कराएगी। जैसे आपका जेईई मेन और नीट है ना, एनटीए कराती है, यानी उसके लिए क्या है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बना दी गई है। वैसे इसके लिए गवर्नमेंट जॉब्स के लिए कहें तो नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी यानी राष्ट्रीय भर्ती एजेंसी बनाई गई है। तो ये साल में 2 बार होगा। और हम क्या कहें कि ये किस लेवल की परीक्षा होगी, तो ये प्री लेवल की यानी प्राइमरी लेवल की हम बोले तो ये परीक्षा होगी। जैसे आप क्या करते थे, एसएससी मान लीजिए सीजीएल में आप एग्जाम दे रहे हैं तो आप प्री देते थे, मतलब टायर 1 या मेंस देते थे, इस तरीके से देते थे। तो अब क्या होगा, आपको सेट क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद डायरेक्ट मेंस होता है या इंटरव्यू जो भी होता है वो आपको इन्हीं बोर्ड्स के तहत, यानी जो ये आपके एसएससी है, आईबीपीएस है, आरआरबी है, ये सब तो अपना मेंस, बाकी टायर 2 मेंस ये सारी एग्जाम्स इंटरव्यू ये सब यही लोग करवाएंगे। लेकिन जो प्री एग्जाम्स करवाएगा वो सेट करवाएगा, आपका कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट के द्वारा होगा, एनआरए करवाएगा। अच्छा, तो बात अब आती है कि ये कितने लेवल्स में डिवाइड किया गया है। तो इसको 3 लेवल्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें से जो पहला लेवल है वो आपका 10th पास के लोगों के लिए कराया जाएगा, यानी जितने बच्चे 10वीं या हम कहें मैट्रिक पास हैं उनके लिए एक लेवल रखा गया है कि उनके भी लिए एक सेट एग्जाम कराया जाएगा, यानी कि हम बोले कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा कि वो किस, जैसे 10th लेवल के लिए कई वैकेंसी आती थी ना आपका, तो वो उसके लिए सेट 10th लेवल की कराया जाएगी। और जैसे 12th की, अब सेकंड जो हो गया आपका लेवल वो है 12th। तो 12th लेवल में क्या होता था, जैसे आपका देखिए एसएससी 10+2 CHSL ही आता है, तो उसके लिए एक अलग अपना सेट एग्जाम कराया जाएगा, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाएगी, जो 10+2 लेवल की नौकरियां होती है, 10+2 लेवल के जॉब होते हैं। और जो तीसरा लेवल है वो है आपका ग्रेजुएट लेवल, यानी फाइनली जो आपका लेवल होता है वो होता है ग्रेजुएट लेवल। तो ग्रेजुएट लेवल पे भी आपकी एक एग्जाम कराई जाएगी अलग से, सीईटी यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट
जो कि एनआरए के द्वारा कराएगी, यानी कि 3 लेवल पे इसको कराया जाएगा। यानी इसका मतलब ये है कि इसको कॉमनली नहीं कराया जाएगा, मतलब कि आप 10th वाले भी बैठ करके दो, 12th वाले भी दो, ग्रेजुएट वाले भी दो, नहीं, ऐसा नहीं होगा। सब लोगों के लिए, यानी 10th पास के लिए अलग, 12th पास के लिए अलग और ग्रेजुएट पास के लिए अलग। अब हम आगे थोड़ा सा बात करेंगे कि इसका जो एग्जाम पैटर्न होगा वो क्या होगा, किस तरीके से होगा। तो इसका एग्जाम पैटर्न होगा जो वो ये जो टायर 1 होता है था पहले, वो सेट कराएगी, यानी कि हम बात करें तो प्री लेवल की एग्जामिनेशन जो है वो सेट कराएगी। उसके बाद और क्या है चीज़ें, और जैसे देखिए आपका जो इसका स्कोर कार्ड होगा सेट का, अब ये भी तो दिमाग में आ रहा होगा। मान लीजिए आपने एक बार सेट एग्जाम पास कर लिया, सेट एग्जाम मान लीजिए क्वालिफाई हो गया, आपका कट ऑफ अच्छा आ गया, तो आपका वो कब तक वैलिड होगा? क्या वो आप उसको लाइफ टाइम तो नहीं वैलिड कर सकते हैं? लाइफ टाइम तक जब तक आप एग्जाम देना चाहें, अदर प्री के बाद मेंस में, टायर 2 में, तो उसमें दे सकते हैं? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ 3 साल के लिए वैलिड है। कब तक के लिए वैलिड है? 3 साल के लिए वैलिड है। अच्छा, मान लीजिए आपने एग्जाम दिया, आपके मान लीजिए अभी वैसे तो मार्क्स डिसाइडेड नहीं है कितने नंबर का है, तो मान लीजिए कि आपका कितना 100 में से, मान लीजिए 100 मार्क्स था, आपका 100 में से 70 मार्क्स आया। कितना आया? 100 में से 70। और आपने सोचा कि हम अब क्या करेंगे, दोबारा सेट का एग्जाम देंगे। क्यों? क्योंकि आप ये चाहते हैं कि आपका नंबर और ज़्यादा बढ़ जाए, तो आप दे सकते हैं एग्जाम। तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे में आपका कौन सा नंबर उसमें से जो है लिया जाएगा। तो आपका जो ज़्यादा वाला मार्क्स है वो आपका जो है लिया जाएगा, ज़्यादा वाला मार्क्स माना जाएगा एग्जाम के लिए, कि मतलब वो जो आपका हाईएस्ट मार्क्स गेन किया आपने। अच्छा, मान लीजिए आपने दोबारा 65 मार्क्स पा गया। कितना पा गए? 65 पा गए। तो क्या होगा, तो आपका यही 70 मार्क्स ही कंसिडर किया जाएगा किस कट ऑफ के रूप में, कि आप 70 मार्क्स पाए हुए हैं। इस तरीके से आप मतलब जितने बार चाहें आप एग्जाम दे सकते हैं। कोई इसका अटेम्प्ट नहीं है कि नंबर ऑफ अटेम्प्ट है इसका। उसके बाद और इसमें क्या आगे हैं, इसमें जो जैसे ग्रेड वाइज होती है ना, जैसे सिलेबस कहते हैं कि सिलेबस सेम होगा। क्या बात होती है कि सिलेबस इसका जो है सबसे अच्छी चीज़ तो यही हमें लगी कि इसका सिलेबस एक होगा, सिंगल होगा। लेकिन क्या सिलेबस सिंगल होगा इसका मतलब क्या? बी और सी ग्रेड, डी ग्रेड, ये सारी कैसे सब, तो इसमें करेंगे क्या, सिलेबस तो सेम होगा लेकिन लेवल अप कर देंगे। जैसे जो डी ग्रेड की नौकरी और जो सी ग्रेड की अगर हम बात करें, तो जो सी ग्रेड की पेपर होगी उसमें क्या होगा, जो लेवल होगा क्वेश्चंस का वो थोड़ा सा हाई रहेगा डी के कंपैरिजन में। किसके कंपैरिजन में? डी के कंपैरिजन में। तो ये बात है। अभी तक क्या होता था, जो हम जैसे टायर 2 क्या उनसे कराएगी, एसएससी बैंकिंग रेलवे, तो अभी तक जो क्या होता था, हम लोग क्या करते थे, जब बैंक में क्या क्या पढ़ते थे, मैथ्स, रीजनिंग, इंग्लिश, जीए, ये सारी चीज़ें। एसएससी के लिए हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी पढ़ते थे। साइंस के लिए इकोनॉमिक्स पढ़ते थे, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, पॉलिटी, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते थे एसएससी के लिए। और स्टेट लेवल के लिए हिंदी, स्टेट जीके, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें पढ़ते थे। लेकिन अब क्या हो गया, जो सिलेबस होगा आपका वो एक कॉमन हो जाएगा। मतलब पहले ऐसा था, अगर आप बैंक की एग्जाम देना है तो आप कुछ और पढ़िए, एसएससी का एग्जाम देना है तो आप कुछ और पढ़िए, स्टेट लेवल एग्जाम देना है तो आप कुछ और पढ़िए। तो इससे बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम होती थी। दिक्कत क्या होता था कि आप जैसे जाएंगे, मान लीजिए आपको स्टेट लेवल एग्जाम देने जाना है, तो आप उसके मुताबिक पढ़ के जाओगे, तो बच्चे किसी एक सब्जेक्ट पर कंसंट्रेट नहीं हो पाते थे। क्या नहीं हो पाते थे? कंसंट्रेशन उनका किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे नहीं हो पाता था। तो ये चीज़ें अब बहुत अच्छी हो गई कि सिलेबस एक कर दिया गया है। अब उन्हें एक सिलेबस केवल पढ़ना होगा। अभी मतलब सिलेबस आया नहीं है कि आखिर वो सिलेबस है क्या, क्योंकि अभी ये सारी एजेंसीज मिलके जो है, एसएससी बैंक वाली जो रेलवे और ये सारी एजेंसीज जो आरआरबी आपकी थी, आईबीपीएस, ये सब मिल करके डिसाइड करेंगी कि क्या सिलेबस रखना है क्या नहीं। तो ये बातें थी। अब हम थोड़ा सा बात करेंगे कि इसके एडवांटेज क्या है, इसके फायदे क्या हैं, इसके लाभ क्या हैं। तो इसकी जो सबसे पहला लाभ हमने लिखा हुआ सिंगल सिलेबस। मैंने अभी बताया ना कि सिंगल सिलेबस होने से क्या फ़ायदा आएगा। तो सिंगल सिलेबस होने से यही फ़ायदा आएगा कि आपको अच्छे से कंसंट्रेट कर पाओगे कि हाँ मुझे इतने सब्जेक्ट पढ़ने हैं। अगर आप उतने सब्जेक्ट पढ़ोगे तो आपका सिलेक्शन होगा। ये चीज़ें अच्छी बहुत लगी मुझे। उसके बाद जो आपका नेक्स्ट है कि पहले क्या होता था कि जो आपका एग्ज़ाम होता था, जो आपका एग्ज़ाम होता था वो सिर्फ हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता था। किसमें? हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में होता था। लेकिन अब क्या कर दिया गया, इसको 12 मुख्य भाषाओं में कर दिया गया। और ये भी कहा जा रहा है कि धीरे धीरे हम और भी भाषाओं को इसमें ऐड करेंगे। तो ये भी अच्छी बात है कि भाई जिसके लिए हिंदी और इंग्लिश समझना दिक्कत होता था उनके लिए बहुत अच्छी खबर है ये कि कुछ और भाषाओं को ऐड कर दिया गया है। उसके बाद की बात हम करते हैं कि जैसे मान लीजिए वेरियस जॉब्स इन वन एग्जाम, मतलब आप एक एग्जाम, पहले क्या होता था, आपको एसएससी के लिए जाना है उसके लिए आप एग्जाम दीजिए, बैंक के लिए जाना है उसके लिए एग्जाम दीजिए, जिसके लिए जाना है आप एग्जाम दीजिए। लेकिन अब क्या है
कई सारे जॉब्स केवल एक एग्जाम में आपको ऑफर कर रहे हैं। मतलब एक एग्जाम दीजिए, अगर आपने उसमें अच्छा जो है कर दिखाया तो आपका उसमें कई सारे जॉब्स मिलने की जो है उम्मीदें बढ़ जाती हैं। और क्या, लेस मनी, बहुत अच्छी बात है, ये भी बहुत अच्छी बात, क्योंकि बहुत लोगों की ऐसी होती है ना, इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती है, तो उन्हें क्या होता है, जैसे कई फॉर्म भरना है, अगर मान लीजिए एसएससी का भरा 100, 150, 200 उसका दिया, बैंक का भरा उसका कुछ फीस लगा, रेलवे का भरा उसका कुछ भरा, ऐसे कई सारी वैकेंसी साल में लगभग 1.25 लाख वैकेंसी लगभग आती है। मान लीजिए उसमें से उसने 50,000 वैकेंसी भरी, अगर एक रुपया ही जोड़ लीजिए तो 50,000 रुपया उसका खर्च हुआ। तो इस तरीके से क्या होता था, जिसकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती थी वो ज़्यादा फॉर्म्स नहीं फिल कर पाते थे। तो अब ये भी बहुत अच्छी बात हो गई है कि मनी जो है ये कम लगेगा, एक बार आपको रजिस्ट्रेशन करना है, एक बार फीस देना है और आप एक एग्जाम दीजिए, उसमें से आपका सारे का काम हो जाएगा। ये बहुत अच्छी बात लगी। और लेस टाइम, इसका मतलब कम समय। अब कम समय भाई लगेगा ही, जब आपको एक एग्जाम देना है, वैसे ही आप समझ सकते हो। अब जैसे मान लीजिए आपको जाना है एसएससी का एग्जाम देने, मान लीजिए आपका सेंटर लखनऊ चला गया, आप लखनऊ जाओगे, वहाँ से तो ट्रैवल करोगे, उसका खर्चा अलग, उसका मनी अलग आपका जाएगा, फूड एक्सपेंस अलग लगेगा आपका, तो उसके बाद से आपका टाइम अलग से जाएगा। अब क्या कर दिया गया कि टाइम कम लगे, इसके लिए क्या किया गया, हर डिस्ट्रिक्ट में क्या किया गया, हर डिस्ट्रिक्ट में सेंटर लाने की बात कही जा रही है। अच्छा, और क्या किया गया कि इसकी अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, आप जितने चाहे उतने अटेम्प्ट कर सकते हो, लेकिन हाँ एज लिमिट हो सकता है। हालांकि उसके बारे में अभी बात नहीं की गई है कि एज लिमिट कितनी है, लेकिन एज लिमिट हो सकता है, लेकिन अटेम्प्ट लिमिट नहीं है। साल में 2 बार है तो आप 2 बार कर सकते हो। अगर आपकी एज के मुताबिक आप 5 टाइम्स मतलब 5 साल बचे हुए तो आप 10 अटेम्प्ट दे सकते हो। जितना अटेम्प्ट दे सकते हो आप उतना दे लो, ठीक है। आपको एज रिलैक्सेशन मिलेगा कैटेगरी के हिसाब से, जैसे SC ST OBC को मिलता है उस तरीके से मिलेगा, उसकी भी बात की गई है इसमें। और जो एग्जामिनेशन अभी मैंने बात की ना कि लेस टाइम लगने का मतलब क्या है, एग्जामिनेशन कहाँ होगा, सभी सिटीज में, सभी शहरों में होगा। ऑनलाइन मोड, इसमें एग्जामिनेशन जो होगा ऑनलाइन मोड होगा, यानी हम कहें कि एक तरीके से क्या बोले, इको फ्रेंडली की बात हो गई। यानी अगर आप पेपर बनाते हो तो कहते हैं कि पेड़ से ही पेपर बनता है, तो आपको पेड़ नहीं काटने पड़ेंगे। बताइए, हर साल 2.5 से 3 करोड़ बच्चे जो है फॉर्म फिलअप करते हैं नौकरी के लिए, उतने सारे पेपर आते हैं, मतलब आप देखेंगे ऑफलाइन मोड पे जो लोग देते हैं तो उतने सारे पेपर के लिए कई सारे पेड़, तो अब पेड़ काटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यानी ऑनलाइन मोड कर दिया गया। ये बहुत अच्छी बात की गई, यानी इको फ्रेंडली भी बात कर ली गई इसमें। और जो एग्जाम डेट होता था पहले क्या करता था, कोलैप्स हो जाता था, यानी टकरा जाते थे। जैसे मान लीजिए अभी आज एसएससी आपको 17 मार्च को था, तो ऐसे उसी दिन आपका IBPS का एग्जाम था, वो भी 17 मार्च को। तो क्या हुआ, अब जो बच्चे दोनों एग्जाम फिल किए हुए थे वो नहीं जा पाए, उनको क्या करता था, चूज करना पड़ता था कि भाई मैं IBPS का एग्जाम दूं, या फिर मैं किसका एग्जाम दूं, या फिर मैं SSC का एग्जाम दूं। तो इसमें जो है उनको बड़ी कंफ्यूजन हो जाती थी। तो ये सारी चीजें, इन सभी चीजों का दिक्कत अब खत्म हो गया है। और क्या चीजें, और सबसे अच्छी बात एक और मुझे लगी कि हेल्पलाइन पोर्टल जो इनका है वो 24/7 ऑपरेट करेगा। यानी क्या कहें हम, पहले होता क्या था, मान लीजिए कोई टेक्निकल इशू आ गया या कोई प्रॉब्लम आ गया, आपको बात करनी है तो वो लोग का फोन नहीं उठता था, बिजी बताया, कुछ भी करके कट जाता था। अब क्या चीजें हैं कि जो हेल्पलाइन पोर्टल है उनका वो 24/7 चलेगा, यानी आप 24 घंटे और 7 दिन बात कर सकते हो, फोन रिसीव भी होगा, ये भी बात कही जा रही है। अच्छा, अब जो अभी हमने बात की ना कि आप जो है एक ही एग्जाम से कई सारे जॉब्स कर सकते हो, वेरियस जॉब्स इन वन एग्जाम, एडवांटेज था, तो उसको हम बात करते हैं कि कैसे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपका स्कोर कार्ड है, क्या है स्कोर कार्ड, तो किया क्या गया, आपको अगर आप क्वालिफाई हैं इसमें, मान लीजिए रखा गया कि 100 में से कितना रखा गया, मान लीजिए रखा गया कि 100 में से मान लीजिए 100 में से रखा गया कि 70 मार्क्स अगर आप पा जाते हो या 80 मार्क्स आप पा जाते हो तो आप क्वालिफाई हो जाते हो। ठीक, क्या क्वालिफाई हो जाते हो, सेट एग्जाम यानी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट आप क्वालिफाई हो जाते हो। क्या हो जाते हो, क्वालिफाई हो जाते हो। तो आप क्या कर सकते हो, तो आपका ये स्कोर कार्ड हो गया। तो अब क्या होगा, आपको फायदे क्या क्या मिलने वाले, देखिए इसी से आपको RRB यानी वेरियस जॉब्स इन वन एग्जाम, एक एग्जाम आपने दिया, आप देखिए क्या क्या जॉब मिलेंगे आपको। RRB यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड यानी रेलवे की नौकरियां, IBPS यानी बैंकिंग की नौकरियां, और SSC यानी SSC की स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की नौकरियां, और स्टेट गवर्नमेंट। ये भी बात इसमें कही गई है कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चाहे तो इसके बेसिस पर अपने यहाँ नौकरियां दे सकती है, यानी वो ऐसा कुछ कर दे कि कुछ कट ऑफ बना दे कि जैसे मान लीजिए 100 में से 60 नंबर से ज़्यादा जो लोग पाए हैं वो आ जाएं स्टेट गवर्नमेंट के इस नौकरी में। मान लीजिए लेखपाल की निकली,
मान लीजिए, मैं अभी ऐसी कोई बात आया नहीं है, लेकिन एक एग्जाम्पल देने की बात कर रहा हूँ। मान लीजिए लेखपाल की बात निकली, लेखपाल की बात हुई, तो कह दें कि 100 में से 60 से ज़्यादा जितने भी बच्चे पाए हैं सेट एग्जाम में, मतलब सेट क्वालिफाई हैं 60 से ज़्यादा पा करके, वो लोग लेखपाल के लिए आ सकते हैं। अब वो इनकी बात पड़ेगी कि मतलब उतने लोग तो एलिजिबल हो गए फॉर्म के लिए, तो अब वो क्या करेंगे, आ करके अब इनका जो मतलब कहीं इंटरव्यू कराएं या फिजिकल एलिजिबल जो भी इन्हें कराना हो करा करके एग्जाम दे सकते हैं। इन्होंने एक बात और कही कि जो प्राइवेट है, प्राइवेट सेक्टर के लोग हैं, वो भी इस बेसिस पर अपने यहाँ जॉब दे सकते हैं, सेम इसी पैटर्न पे जैसे हमने स्टेट गवर्नमेंट की बात की। मान लीजिए 70 मार्क्स कोई पाया, प्राइवेट ने कहा भाई जितने हमारे यहाँ जो है असिस्टेंट मैनेजर और कई सारी चीज़ की पोस्ट खाली है, और इतने से इतने मार्क्स जिनके हैं या कट ऑफ जितना इनका है, वो लोग हमारे यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक और आपको अपॉर्चुनिटी यानी कि प्राइवेट सेक्टर में भी मिल जाती है। अच्छा, और इन पे लॉस क्या है, तो लॉस की बात हमने की, तो लॉस से मुझे एक चीज़ समझ में आई कि जो सिलेक्शन हो गया अब टफ हो गया। अच्छा, बात अब ये होती है टफ कैसे हो गया। मान लीजिए एक एग्ज़ाम हो रहा है, क्या हुआ, एक एग्ज़ाम हो रहा है, उसमें मान लीजिए 3 करोड़ बच्चे आए, 3 करोड़ में से 10% बच्चे अगर मान के आप चलते हो तो उनको हाईली एक्सपीरियंस होते हैं। वो क्या होते हैं, हाईली एक्सपीरियंस, मतलब कई सारे एग्जाम दे चुके होते हैं, मतलब वो उनके पास क्या होता है। तो अब क्या होगा, आपको जब एग्जाम देंगे, मान लीजिए कोई एवरेज बच्चा एग्जाम दे रहा है, क्या एवरेज बच्चा अगर कोई एग्जाम दे रहा है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा एग्जाम। क्यों टफ हो जाएगा, क्योंकि जो कट ऑफ बनेगा अब इन बच्चों के हिसाब से बनेगा, क्योंकि ये जो 10% बच्चे हैं ये क्या हाईली स्किल्ड है, मतलब इनको बहुत जल्दी हाईली नॉलेजेबल है। तो होगा क्या कि इनके हिसाब से कट ऑफ आएगी, तो जो एवरेज बच्चे होंगे ये क्या करेंगे, कट ऑफ तो क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो जब कट ऑफ नहीं क्वालिफाई कर पाएंगे तो फिर आप लोग समझ सकते हैं क्या प्रॉब्लम्स आती हैं। तो यही सारी चीज़ें दिक्कत करती हैं। और फिर आगे क्या है, और जो वन एग्जाम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, मतलब एक एग्जाम, इससे भी दिक्कत क्या आने वाली है कि देखिए जैसे पहले क्या होता था कई सारे एग्जाम होते थे, जैसे मान लीजिए एसएससी हुआ, बैंकिंग हुआ, रेलवे हुआ, तो हुआ क्या, मान लीजिए कोई एसएससी का एग्जाम देकर के आया, उसको क्या हुआ, लगा कि हाँ भाई अब होता क्या है कि एग्जाम सब आसपास होते हैं, लगभग जब 1.5 लाख वैकेंसी निकलती है, आप लोग खुद ही देख सकते हैं, तो आसपास सब एग्जाम होते हैं। हुआ क्या, मान लीजिए कोई बच्चा एसएससी का एग्जाम देके आया, तो पेपर देने के बाद बच्चा खुद को अपने आप को जो है एनालाइज कर लेता है कि हाँ भाई मेरा होगा या नहीं होगा। उसको लगा कि नहीं होगा, भाई ठीक है चलो नहीं होगा, कोई बात नहीं। अब क्या हुआ, माना कि 10 या 15 दिन या 20 दिन बाद या 1 महीने बाद ही मान लीजिए उसका कोई दूसरा एग्जाम है, यानी कि हमने मान लिया उसको रेलवे का एग्जाम कोई देना है। अब वो क्या करेगा, इसके लिए अच्छे से तैयारी करने लगेगा, यानी कि उसको ज़्यादा समय वेट नहीं करना पड़ेगा। क्या होगा, तुरंत वो 10 दिन में 20 दिन में एग्जाम इसका देगा, और उसके लिए जो पोर्शन उसका इसमें वीक था उसके लिए अच्छे से तैयारी करेगा। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, वन एग्जाम में इसमें क्या थी कि अगर कोई बच्चा मान लीजिए फेल हो गया, मान लीजिए कट ऑफ नहीं क्वालिफाई कर पाया, तो उसको कितने दिन का वेट करना पड़ेगा, 6 महीने का। कितने दिन का, 6 महीने का। और ह्यूमन नेचर तो आप लोग जानते ही हैं कि अगर 6 महीने वेट करेगा तो भाई आलसपन तो ह्यूमन नेचर है ही, आलसी हो ही जाएगा, लेजी तो होते ही हैं लोग। तो दिक्कत क्या आएगी कि जब 6 महीने वो वेट करेगा तो इतनी एफिशिएंसी उसके अंदर नहीं रह जाएगी कि फिर वो जा करके उस लेवल का एग्जाम दे सके। पहले क्या होता था, बूस्ट हो जाते हैं लोग ना, भाई मेरा नहीं हुआ, कैसे नहीं हुआ, क्या बातें हैं, तो उसके लिए वो तुरंत प्रिपेयर हो जाते हैं। अब ये दिक्कतें आ गई, तो ये सारी चीज़ें जो है बड़ी प्रॉब्लम आती हैं इससे। अच्छा, और क्या बातें हैं, और इसमें कुछ बात मैंने वैसे नोट कर दिया है कि स्टेट गवर्नमेंट को, मैंने अभी बात की ना कि स्टेट गवर्नमेंट को भी इसमें अलाउ किया गया है कि आइए आप अगर चाहते हैं कि आप इसके बेसिस पर अपने यहाँ नौकरियाँ देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। और मैंने बताया कि एवरेज 2.5 करोड़ से 3 करोड़ कैंडिडेट आईबीएस, आरआरबी और एसएससी के एग्जामिनेशन में सिर्फ 1.5 लाख पोस्ट के लिए अपीयर होते हैं हर साल की। 1 साल का ये डेटा है। तो इसलिए ये नीड पड़ी कि हम सेट सीईटी एग्ज़ाम लेकर के आएँ ताकि लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी हो सके, लोगों की टाइम बच सके। ये सारी चीज़ें गरीब लोगों के लिए खासकर लिया गया है, जो लोग जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी नहीं होती उनके लिए। और इसके लिए बजट कितना दिया गया है, तो इसके लिए बजट दिया गया है 1517.57 करोड़। और ये कितने ईयर्स के लिए दिया गया है, तो ये 3 ईयर्स के लिए। कितना बजट, यानी कि जो बजट आया हमारा, जितनी कह सकते हैं कि जो फाइनेंस दिया गया है वो 1517 करोड़ रुपए का दिया गया है अप्रॉक्सीमेट, अगर हम बात करें तो। और इसमें एक बात और कही है कि डीआरडीओ, इसरो, ये सब जैसे जो एग्जाम्स होते हैं इन सभी को भी हम आने वाले समय में अब ऐड करने वाले हैं।
और अभी तक कोई सिलेबस डिसाइड नहीं की गई है। ये कहा जा रहा है कि कमेटी हम बनाएंगे, जो एसएससी एजेंसी था हमारा, आईबीपीएस एजेंसी था हमारा, आरआरबी एजेंसी था, इन सभी से कुछ लोगों को बुलाया जाएगा और सारे मिल करके एक अपना कॉमन सिलेबस डिसाइड करेंगे। क्या करेंगे? एक कॉमन सिलेबस डिसाइड करेंगे। तो इसी के साथ वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।